लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हमारे जो इनपुट ऑपरेशंस है ना वो परफॉर्म होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही थी। हमारे पास सबसे पहले इनपुट डिवाइस आता था जो कि डिवाइस कंट्रोलर को इनपुट सेंड करता था। डिवाइस कंट्रोलर फर्दर डिवाइस ड्राइवर्स के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता था। और फिर हमारा जो सा डाटा था वो टेम्परेरीली कहाँ स्टोर होता था, रजिस्टर्स में। अब इतना काम करने के बाद कि हमारी जो इनपुट है वो स्टोर हो गई है टेम्परेरीली, तो क्या करेंगे, हम उसे फर्दर रैम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग में जब हमारे पास डिवाइस ड्राइवर हमें मिल जाएगा और हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेसेबल है, इस पे हम कोई ना कोई प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हम उसे रैम में शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होता है कि इनपुट डाटा मूव्स फ्रॉम रजिस्टर टू रैम। रजिस्टर भी टेम्परेरी मेमोरी थी, आगे रैम भी क्या कर रही है, टेम्परेरी स्टोरेज ही कर रही है, ये परमानेंट स्टोरेज नहीं कर रही। तो ये किस लिए, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान रजिस्टर से रैम में डाटा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, रजिस्टर में जिस वक्त डाटा होता है उस वक्त प्रोसेसिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो जिन रजिस्टर की बात हो रही है ये कौन से रजिस्टर है, लोडिंग रजिस्टर है, लोड रजिस्टर्स है। इनके अंदर सिर्फ डाटा लोड होता है हमारे पास। तो यहाँ पर जब रजिस्टर से रैम में डाटा आ जाएगा फिर क्या होगी, उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। रैम क्या करेंगे कि रैम प्रोवाइड करेंगे क्विक एक्सेस टू डाटा फॉर सीपीयू, क्योंकि सीपीयू जो है वो रैम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, तो ये वहां से डाटा फौरन लेगा और उस पर क्या करेगा, प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। तो यहाँ तक हम ना अपने जो टोटल सिस्टम होते हैं ना उसके कुछ पार्ट्स कवर कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इनपुट, उसके बाद आती है हमारे पास मेमोरी, जिसमें हमारे पास पहले रजिस्टर आते हैं जिसमें हमारा डाटा लोड होता है, और फिर फर्दर रैम आती है जहां पर हमारे पास डाटा मजीद शिफ्ट होता है। रैम आगे से कहां पर डाटा शिफ्ट करती है, सीपीयू में। सीपीयू क्या परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद सीपीयू डाटा को फर्दर दोबारा कहाँ शिफ्ट कर देता है, रैम में। अब रैम दोबारा से कहाँ लोड करेगा, रजिस्टर्स में। और रजिस्टर कहाँ पर हमारे डाटा को शिफ्ट करेगा फर्दर, आउटपुट में, डिवाइस ड्राइवर्स और डिवाइस कंट्रोलर के जरिए। और फिर फाइनली हम क्या कर सकेंगे, अपने पूरे डाटा को स्टोर कर सकेंगे किसी भी स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, तो ये जो 6 चीजें हैं ना, इनपुट, मेमोरी, 5 चीजें हैं, सॉरी, इनपुट, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, ये जो 5 चीजें हैं ये मिलकर हमारे सिस्टम को कवर करती है। यानी ये पूरा, अगर ये सारी चीजें हमारे पास होंगी तो हमारे पास हमारा जो सिस्टम है ना वो कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, इनपुट, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, जब ये 5 चीजें होंगी फिर हमारा सिस्टम कंप्लीट होगा। अभी तक हमने इनपुट ऑपरेशन पढ़ा था, इनपुट ऑपरेशन में क्या क्या कुछ आया था, रजिस्टर और डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइवर वगैरह थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये इसी के अंदर कवर हो गया, क्योंकि रजिस्टर इसमें आ गए थे, अब रजिस्टर से रैम में शिफ्ट हो गया। अब फर्दर हम अपने जो सेकंड वाला है ना, प्रोसेसिंग वाला पार्ट, उसमें मूव कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के अंदर ये वाला पॉइंट आएगा और एक ये पॉइंट आएगा, ये दोनों प्रोसेसिंग के हो गए, ये दोनों इनपुट ऑपरेशन के। और आउटपुट ऑपरेशन में ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स जो से है ना ये आएंगे। ठीक है, मैंने इसकी ना लास्ट पर एक डायग्राम बनाई है, आप ना इसे वहां से देखिएगा, मैं लास्ट पर इसे रिपीट करूंगी दोबारा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अब रैम के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश मेमोरी जो है ना वो आ रही है। कैश मेमोरी की अब क्यों जरूरत पड़ती है, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर पहले रजिस्टर से हमारे पास कहाँ पास हुआ है डाटा, रैम में। रैम ने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, अब फर्दर सीपीयू में। अब सीपीयू में रजिस्टर्स भी होते हैं। अब ये वाले रजिस्टर कौन से हैं, ये कंट्रोलर रजिस्टर्स हैं। यहाँ पर लोड रजिस्टर आ रहे थे और यहाँ पर कौन से आ गए हैं, कंट्रोलर। और रजिस्टर्स के बाद वो मेमोरी कहाँ होती है, कैशे मेमोरी में। ये कैशे मेमोरी जो सी है ना, ये ज्यादा तेज है रजिस्टर से, क्योंकि रजिस्टर इससे ज्यादा टाइम लेते हैं, ये फर्दर उसे कहाँ मूव कर देती है, कैश मेमोरी में। कैशे मेमोरी क्या होती है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। ठीक है, तो रैम से जब सीपीयू के अंदर डाटा कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये फौरन से कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, कैश में। अब ये कैश क्या है, देखें, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके, ठीक है, उसे क्लोज कर लेते हैं,
या कहीं पर भी आप कोई काम करके उसे बंद कर देते हैं, तो वो जब आप जिस वक्त काम बंद करते हैं ना, उसी वक्त वो डाटा जाके कैशे मेमोरी में स्टोर होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई एक पेज ओपन करते हैं, वो पहले लोडिंग वगैरह में टाइम वगैरह लगाता है, लेकिन अगर आपने उसे एक दफा ओपन कर लिया हुआ है और उसे आप बंद करने के बाद दोबारा से ओपन करते हैं, तो वो पिछली बारी की निस्बत जल्दी शो हो जाता है आपको। क्यों? क्योंकि वो कैश मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ होता है। और कैश मेमोरी जो सी वो क्या करती है, होल्ड करके रखती है कि कहीं से दोबारा जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस चीज की, तो वो होल्ड करके रखती है उस चीज को। तो ये इस वजह से क्या होता है, हमारा काम फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी भी हो जाता है, असेस होता है डाटा, और फास्टर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आती है सिस्टम क्लॉक। अब ना ये सीपीयू के अंदर का स्ट्रक्चर ना तकरीबन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि प्रोसेसिंग का पूरा अमल है ना, तो इसमें पूरा जो सीपीयू है ना वो दिखाया जा रहा है। रैम रैम थी, रैम ने रजिस्टर्स के जरिए सीपीयू, ये जो सीपीयू है, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते, रैम ने रजिस्टर के जरिए सीपीयू के अंदर वर्किंग परफॉर्म करना शुरू कर दी है। रजिस्टर ने फर्दर किसको कॉल कर लिया हुआ है, कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी के अंदर फौरन से वो डाटा स्टोर करी जा रहा है। अब कैशे मेमोरी जो है ना, वो फर्दर किसको कॉल कर रही है, सिस्टम क्लॉक को देख रही है। वो किस किस वजह से चल रही है, जो हमारे पास सिस्टम क्लॉक होती है ना, आपने ये वर्ड पीएफ में सुना होगा कि टिक के ऊपर हमारा जो है ना ये सिस्टम चलता है, क्लॉक की टिक के ऊपर। तो ये चीज क्या आती है, सिस्टम क्लॉक में आती है। क्या होता है, ये रेगुलेट करती है हमारे ऑपरेशंस के टाइमिंग को, कि इस टाइम पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस टाइम पे ये ऑपरेशन। आप गौर किया करें कि जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं, तो जब आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं ना, तो वहां टाइमिंग वगैरह सारा कुछ लिखा होता है। तो ये सारा कुछ किसकी वजह से होता है, सिस्टम क्लॉक की वजह से। इवन के नैनो सेकंड भी जो है ना, उसके बारे में भी उन्होंने स्टोर किया होता है कि इस नैनो सेकंड पर, इस मिनट पे, इस सेकंड पर और इस नैनो सेकंड पर ये काम परफॉर्म हुआ है। और इसके अलावा इसका एक और काम है, कोऑर्डिनेट करता है एक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स एक टाइम में काम कर सकते हैं ना, यानी कि अगर आपने एक साइड पर वेबसाइट खोली है, दूसरी जगह आपने एप्लीकेशन खोली है, तो ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं। इन दोनों के अपने अपने ड्राइवर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो उस टाइम पर सिस्टम क्या करेगी कि जी दो दो डिवाइसेस हैं, एक ही टाइम पर काम कर रहे हैं, तो सिस्टम क्लॉक उसके लिए चलेगी या उसके लिए। तो ये उनके दरमियान क्या करती है, कोऑर्डिनेशन भी करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एएलयू। अब सीपीयू के आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये चीज तो हमने देखी कि किस तरह रैम से सीपीयू आगे फर्दर रजिस्टर, फिर कैशे आया और कैशे ने सिस्टम क्लॉक के जरिए। तो ये जो सिस्टम क्लॉक थी, ये किसकी वजह से चल रही थी, कंट्रोल यूनिट की वजह से, क्योंकि ये कंट्रोल करता है हमारे डाटा को कि कौन सा डाटा किस वक्त कहाँ जाएगा। तो ये चीज तो कंट्रोल यूनिट ने कर ली थी। अब जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ना, वो आता है हमारे पास एएलयू का, जो कि हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो एक्चुअल वर्किंग होती है ना डाटा के ऊपर, जो हमने प्रोवाइड किया होता है रॉ डाटा, उसके ऊपर जो एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं ना, वो कौन प्रोवाइड करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑन डाटा। क्योंकि हमने जो डाटा अपनी लैंग्वेज में उसको दिया है, कंप्यूटर को दिया है, वो डिवाइस ड्राइवर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका है, जो कि कंप्यूटर को समझ आनी। अब क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में आ चुका है, तो एएलयू क्या कर रहा है, उस पर अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हमारा डाटा जो सा होता है, वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन फॉर्म में आ जाता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा को हम कहते हैं। तो क्या होगा कि ये उसे फेच करेगा। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसे कहा था ना 11, या 11 को मैंने कहा कि जी प्लस कर दो 12 के अंदर, ये क्या करेगा, किसी भी बाइनरी फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करके दे देगा। आगे से क्या होगा, एएलयू इसके ऊपर ऑपरेशन को ही अप्लाई करेगा। और आप फर्ज करें कि इसने ना सम करके कुछ इस फॉर्म में आंसर दिया है, 2 नहीं आएगा, सॉरी। अब एएलयू सिर्फ ये काम नहीं करता कि उसने प्रोसेसिंग कर लिया। जब उसने प्रोसेस कर लिया ना, मैं इधर दोबारा लिख रही हूँ, आप फर्ज करें कि उसने आउटपुट कुछ इस फॉर्म में दी है। अब इस आउटपुट को पहले वो फेच भी करेगा डिवाइस कंट्रोलर के पास
फिर ये क्या करेगा, उसको डिकोड भी करेगा। क्यों डिकोड क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है हमने किस फॉर्म में डाटा दिया था, 23 या इस तरह के डिजिट्स दिए थे, जिसे उन्होंने क्या कर लिया हुआ था, कन्वर्ट कर लिया हुआ था बाइनरी फॉर्म में। अब एएलयू ने क्या करना है, उस बाइनरी फॉर्म को दोबारा से इसी में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? न्यूमेरिक फॉर्म में। मैंने 1 दिया था, वो अंदर जाके 0 1 में चेंज हुआ, ठीक है। उसने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, तो ये कन्वर्ट हो गया, मेरे पास 1 0 हो गया। और इसने दोबारा से उसे डिकोड करके दोबारा कह दिया कि ये अब 1 नहीं रहा, ये 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ऑपरेशंस ना ये अप्लाई करता है कि पहले इनपुट लेता है, उस पे ऑपरेशन अप्लाई करता है, उसका जो आउटपुट बनी होती है उसे फेच करता है, और फेच करने के बाद दोबारा डिकोड भी करता है। जैसे आपका जो मैसेज है ना व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे आप सेंड करते हो, यूजर को उसी फॉर्म में मिलता है। लेकिन क्या जो दरमियान में जो टावर्स के जिनके जरिए होते हुए जाता है आपका मैसेज, वो उसी फॉर्म में जाता होगा? नहीं। क्या होता है कि सबसे पहले आपके मैसेज जो है ना, उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, किसी एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर वो कोड जब आपके रिसीवर के पास पहुंचना होता है ना, उससे पहले डिक्रिप्ट भी किया जाता है, ताकि ये ना हो कि हम कोई मैसेज कर रहे हैं और अगला कह रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है। वो पहले इंक्रिप्ट होता है हमारी साइड से, और फिर वहां जाके डिक्रिप्ट हो जाता है, ताकि जो हमने बात की है ना, वो हमारे जो रिसीवर साइड पर है ना, एज इट इज पहुंच जाए। जो दरमियान में कोडिंग चल रही है ना, उसका किसी को नहीं पता होता।